दोस्तों, क्या पीओके की सड़कों पर भड़की आग सिर्फ एक आम आवाम का गुस्सा है या फिर इस्लामाबाद के हुक्मरानों के खिलाफ वो ज्वालामुखी फट चुका है जिसकी लपटें अब रावलपिंडी के जीएचक्यू तक पहुंच चुकी हैं। आखिर क्यों मुजफ्फराबाद से लेकर के मीरपुर तक हर सड़क पर सिर्फ एक ही गूंज है और वो गूंज पाकिस्तान के वजूद को हिला करके रख रही है। क्या 1971 में पाकिस्तान के जो दो टुकड़े हुए थे आज उसी इतिहास को दोहराने की तारीख मुकर्रर हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खूनी खेल के बीच में दिल्ली के साउथ ब्लॉक के अंदर बैठी भारत सरकार की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप किस खामोशी के साथ में पाकिस्तान के इस विखंडन को मॉनिटर कर रही है? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति के अंदर नहीं बल्कि उस भू राजनीतिक बिसात पर छिपे हैं जो पिछले कुछ महीनों के अंदर साउथ एशिया के अंदर बिछाई गई है। पीओके, जिसे पाकिस्तान दशकों से अपना तथाकथित आजाद कश्मीर कहकर के दुनिया को गुमराह करता आया था, आज उसी नकाब के पीछे की सच्चाई चीख चीख करके गवाही दे रही है। मुजफ्फराबाद, रावलकोट और मीरपुर की सड़कों पर उतरा जन सैलाब अब पाकिस्तान की सेना और उसकी कुख्यात एजेंसी आईएसआई के सीधे नियंत्रण को उखाड़ फेंकने के मुहाने पर खड़ा है। अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ये आटे और बिजली बिलों की महंगाई पर शुरू हुआ एक मामूली विरोध है, तो आप तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में जो आंदोलन खड़ा हुआ है उसने पाकिस्तान के पूरे प्रशासनिक ढांचे को पंगु बना दिया है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर 33 लोगों की मौत और दर्जनों लोगों का घायल होना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी सेना अब अपनी ही जनता के ऊपर गोलियां चलाने से परहेज नहीं कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस पीओके को पाकिस्तान अपनी जगलर वैन यानी कि मुख्य शहरांग बता रहा है, वहां के लोग आज इस्लामाबाद के खिलाफ इस कदर बगावत पर क्यों उतर आए हैं? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है दशकों से चला आ रहा शोषण और मानवाधिकारों का हनन। मंगला डैम जैसे विशाल प्रोजेक्ट पीओके की जमीन पर बन रहे हैं, जहां से पैदा होने वाली बिजली से लाहौर और इस्लामाबाद की रातें रोशन होती हैं। लेकिन दोस्तों, पीओके के स्थानीय लोगों को 24 में से 18 घंटे अंधेरे में धकेल दिया जाता है और उन पर भारी भरकम टैक्स वसूला जाता है। गेहूं पर मिलने वाली मामूली सब्सिडी को भी आईएमएफ के दबाव के अंदर खत्म कर दिया गया है। अब आवाम ने अपनी बुनियादी अधिकारों के लिए आवाज उठाई तो बदले में उन्हें मिली सिर्फ पाकिस्तानी रेंजर्स की बंदूक से निकली गोलियां। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी मुल्क की फौज अपनी ही आवाम को दुश्मन मान लेती है, उस मुल्क के भूगोल को बदलते देर नहीं लगती है। 1971 के अंदर पूर्वी पाकिस्तान में यही कुछ हुआ था और 2026 के अंदर इस दौर में पीओके में वही मोड़ ले चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो इस वक्त वहां 4 अलग अलग फॉल्ट लाइंस बेहद खतरनाक तरीके से सक्रिय हो चुकी हैं। पहला फॉल्ट लाइन है बलूचिस्तान, जहां बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के पसीने छुड़ा रखे हैं। दोस्तों, रेको दीग के सोने और तांबे की खदानों से लेकर के ग्वादर पोर्ट तक बलूच अवाम अपनी जमीन और संसाधनों की लूट के खिलाफ दशकों से जंग लड़ रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना की किल एंड डंप नीति ने वहां के हर घर के अंदर मातम फैलाया है। लेकिन आज वही असंतोष बलूच विद्रोहियों के रूप में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमलावर है। दूसरा फॉल्ट लाइन है खैबर पख्तूनख्वा, जहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने एक समानांतर सरकार का ढांचा खड़ा कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से टीटीपी की ताकत के अंदर कई गुना इजाफा हुआ है और आज स्थिति ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों के अंदर पाकिस्तानी सेना के जवान अपनी बैरकों से बाहर निकलने से भी डरते हैं। दोस्तों, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसी अहिंसक संस्थाएं भी अब इस्लामाबाद के पंजाबी प्रभुत्व वाले शासन मॉडल को खारिज कर चुकी हैं। तीसरा फॉल्ट लाइन है सिंध, जहां जीए सिंध कौमी महाज जैसे संगठन सिंधु देश की मांग को लेकर के लगातार अवाम को एकजुट कर रहे हैं। कराची, जो पूरे पाकिस्तान को 60% से ज्यादा राजस्व देता है, उसके संसाधनों का बड़ा हिस्सा रावलपिंडी के जनरल्स हड़प लेते हैं और सिंधी अवाम बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसती रहती है। और चौथा हिस्सा है पंजाब, जो पाकिस्तान की सेना, नौकरशाही और न्यायपालिका का असली पावर सेंटर है। आज
बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पीओके की आवाम का सीधा मुकाबला पंजाब के इसी एक तरफा वर्चस्व के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी बिसात पर एक और खिलाड़ी है जिसकी खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो है चाइना। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक का रास्ता सीधे गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके से होकर के गुजरता है। अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुका बीजिंग आज इस बात से थर थर कांप रहा है कि अगर पीओके और बलूचिस्तान हाथ से निकल गए तो उसके इस ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या होगा। चाइना को पाकिस्तान की आवाम के मानवाधिकारों से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ अपने सीपैक और ग्वादर पोर्ट की फिक्र है। जब पीओके के अंदर बगावत की आग भड़कती है तो बीजिंग के पेट में मरोड़ उठने लग जाते हैं। जानकारों का मानना है कि अगर स्थिति बेकाबू होती है तो चाइना अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स या सैन्य कर्मियों को पीओके और गिलगित के अंदर तैनात करने से भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान को एक बफर स्टेट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे रीजनल पावर गेम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ क्या है? वो है भारत का बढ़ता वैश्विक कद और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दोस्तों, आज जब आप सीना ठोक करके इस पार देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर धारा 370 के हटने के बाद में विकास की एक नई इबारत लिखी जा चुकी है। रिकॉर्ड संख्या के अंदर आ रहे टूरिस्ट, नए हाईवेज, टनल, एम्स और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल इवेंट्स का आयोजन ये साबित करता है कि भारत का कश्मीर किस रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एलओसी के पार पीओके के अंदर लोग एक बोरी आटे के लिए लाइनों में लग रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। दोस्तों, ये जो कॉन्क्रीट कंट्रास्ट भारत ने खड़ा किया है उसने पीओके की आवाम की आंखें खोल दी हैं। पीओके के लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस भारत के कश्मीर के अंदर दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हम उस पाकिस्तान के साथ क्यों सड़ रहे हैं जिसकी खुद की हैसियत आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर के खड़े होने की बची है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठी भारतीय लीडरशिप ने पिछले कुछ वर्षों के अंदर अपनी कूटनीति को इतना धारदार बनाया है। दोस्तों, 1994 के अंदर भारतीय संसद द्वारा पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव आज भी भारत का आधिकारिक स्टैंड है। पूरा जम्मू एंड कश्मीर, जिसके अंदर पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान शामिल हैं, भारत का एक अटूट हिस्सा है। भारत सरकार आज कूटनीतिक मंचों पर बेहद आक्रामक तरीके से पीओके में हो रहे मानवाधिकार हनन को दुनिया के सामने ला रही है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर के वैश्विक ह्यूमन राइट्स फोरम्स तक पाकिस्तान का असली खूनी चेहरा बेनकाब किया जा रहा है। भारत की मौजूदा रणनीति स्ट्रेटेजिक पैसेंस की है। जब आपका दुश्मन अपनी ही बनाई हुई दलदल के अंदर धंस रहा है तो उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसकी हर गलती के ऊपर पैनी नजर रख करके सही वक्त का इंतजार किया जाता है। भारत ने पाकिस्तान को उसकी अपनी ही हरकतों से पैदा हुई आग के अंदर उलझा करके रख दिया है। जब पाकिस्तानी सेना अंदरूनी बगावतों से निपटने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, तब उसके पास में भारत के खिलाफ आतंकवाद की नर्सरी चलाने के लिए ना तो संसाधन बचे हैं और ना ही हिम्मत। हैरानी की बात तो यह है कि जिन आतंकी तंजीमों को पाकिस्तान ने भारत के अंदर खून खराबा फैलाने के लिए पाला पोसा था, आज वही लश्कर तौयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना अपने बिलों के अंदर दुबक चुके हैं। सैयद सलाउद्दीन जैसे कश्मीरी आतंकी नेता अब पीओके के अंदर खुल करके रैलियां करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि पीओके की जनता उन्हें पकड़ करके सेना के हवाले ना कर दे या उन पर हमला ना कर दे। जो जिहाद का फर्जी नैरेटिव पाकिस्तानी सेना दशकों से बेच रही थी, उसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर अहमद शरीक चौधरी भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिन्ना का पुराना राग अलापते हुए कश्मीर को जगलर वैन कहें या यूएन के पुराने प्रस्तावों का रोना रोएं, लेकिन दोस्तों सच यही है कि रावलपिंडी के जीएचक्यू में बैठे जनरल आसिम मुनीर की रात की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तान की सेना, जो कभी खुद को देश की रक्षक कहती थी, आज अपनी ही आवाम की नजरों के अंदर एक ऑक्यूपाइंग फोर्स यानी कि कब्जादारी फौज बन चुकी है। इंटरनेट को डार्क जोन में धकेल करके, मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लगाकर और निर्दोष नागरिकों के ऊपर गोलियां बरसा करके कोई भी हुकूमत लंबे समय तक टिक नहीं सकती है। 1971 में भी ढाका की सड़कों पर इंटरनेट नहीं था, लेकिन जब जनता का सब्र टूटा तो 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार भारत के सामने डाले थे। आज पीओके के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक शुरुआत है।
ये उस बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव की आहट है जो आने वाले समय के अंदर साउथ एशिया के नक्शे को एक नया आकार दे सकता है। भारत एक मजबूत इकोनॉमी, आधुनिक सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता के दम पर वैश्विक पटल पर एक सुपर पावर बनने की डायरेक्शन के अंदर अग्रसर है, जबकि पाकिस्तान अपनी ही बनाई नफरत की आग के अंदर झुलस रहा है। अब दोस्तों, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार।